एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10। इसका नाम है ध्वनि और ये सारा हिंदी मीडियम में होने वाले हैं। आज हम लोग बुक के सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोगों को अगर ये होमवर्क मिला है या आप लोग पढ़ने के पर्पज़ से देख रहे हैं, दोनों ही मामलों में वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि संचारित हो सकती है, हमें इसमें सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, गा केवल द्रवों में, या फिर डा ठोस द्रव या गैस तीनों में। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा। ठोस द्रव या गैस ये क्या है, ध्वनि जो है वो तीनों में संचारित हो सकती है। संचारण का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ध्वनि यानी आवाज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है तीनों ही चीज़ों में, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। यानी ध्वनि की जो आवृत्ति होती है फ्रीक्वेंसी, यानी जब कोई पार्टिकल ध्वनि असल में आगे कैसे बढ़ती है, तो जो हवा में मौजूद कण होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे जो आवाज़ है वो क्या है आगे बढ़ती रहती है। और जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो वो क्या करते हैं, हिलते हैं अपनी जगह पर आगे और पीछे की तरफ। तो आगे और पीछे हिलना किसी भी पार्टिकल को, उसे हम लोग कहते हैं आवृत्ति। चाहे वो आपका हाथ आगे पीछे हिले, चाहे वो हवा में मौजूद छोटा सा कण आगे पीछे, उसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि किस में जो है वाक ध्वनि की आवृत्ति सबसे कम होगी। यानी जो आगे पीछे हिल रहा है ना, वो 1 सेकंड में सबसे कम बार किन सब में से किस में हिलेगा। ठीक है, तो आवृत्ति होती है हिलना सबसे कितनी 1 सेकंड में कितनी बार हिलता है, उसे आवृत्ति कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग, छोटी लड़की की आवृत्ति सबसे कम होगी, छोटे लड़के की कम होगी, पुरुष की कम होगी, या फिर महिला की कम होगी। तो सही आंसर हो जाएगा किसकी, छोटे लड़के की। क्यों? क्योंकि एज के हिसाब से जो लड़कों का वो ना गला जो है वो नॉर्मली जो उसकी वाइब्रेशन है वो कम होती है लड़की, पुरुष या फिर महिला के मुकाबले में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से ट्रू और फॉल्स पूछा गया है। तो का ऑप्शन दे रखा है, ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकते हैं। निर्वात का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी जो है वो सामान ना हो, ना ठोस हो, ना द्रव हो, ना गैस हो, मतलब हवा कुछ भी ना हो। तो ध्वनि को संचारण के लिए तीनों में से कोई एक चाहिए। और निर्वात का मतलब वहाँ कुछ नहीं है, तो ध्वनि निर्वात में संचारित हो सकती है। इसका ट्रू और फॉल्स हो जाएगा हमारा निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। सॉरी, अगर वो नहीं हो सकती लिखा है तो उसका मतलब वो सही है, क्योंकि इसके लिए कोई ना कोई हमें संचार करने का कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। खा ऑप्शन दे रखा है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। तो भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। अभी बताया ना 1 सेकंड में कितनी बार उसके दोलन पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, आवर्तकाल। तो ये क्या हो जाएगा, इसका गलत आंसर हो जाएगा। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड, कि उसे टाइम कितना लगा है, और आवृत्ति मतलब वो कितनी बार हिली है। का ऑप्शन दे रखा है, यदि कंपन का आयाम अधिक हो तो ध्वनि बंद हो जाएगी। कह रहा है अगर कंपन जो है वो बढ़ जाए तो ध्वनि क्या हो जाएगी, वो हल्की पड़ जाती है। ये गलत है। अगर कंपन बढ़ता है तो ध्वनि भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर कंपन हल्का होता है तो ध्वनि भी क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। तो इसका गा का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। घा में रखा है, मानव कानों के लिए श्रवता पारस 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। कैसे? इंसान के कान जो सुन सकते हैं ना, तो उसे कहते हैं श्रवता परास। तो इंसान के कान जो सुन सकते हैं वो एक रेंज है, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज से। अगर किसी 20 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि कोई जो 1 सेकंड में जो है वो 20 बार आगे पीछे होती है कोई वस्तु, और 20,000 का मतलब है कि कोई 1 सेकंड में जो है वो वस्तु 20 बार अपनी जगह पे आगे पीछे हो सकती है, 20,000 बार अपनी जगह पे आगे पीछे होती है। तो 20 से लेके 20,000 तक की हम लोग रेंज है वो सुन सकते हैं मानव कान। अगर 20,000 से ऊपर हो गया तो नहीं सुन पाएंगे, और अगर 20 से कम हो गया तो भी हम लोग नहीं सुन पाएंगे। कुछ एनिमल होते हैं जो 20,000 से ऊपर की भी सुन लेते हैं और 20 से कम की भी सुन सकते हैं, जिसमें डॉल्फिन और बैट शामिल होते हैं। ठीक है, बैट यानी चमगादड़। अड़ा का दे रखा है ऑप्शन, तो ये हमारा क्या था, ये सही हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू है ये। कैसा? यही जो है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की रेंज होती है। अड़ा का ऑप्शन दे रखा है कि कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारता उतनी अधिक होगी। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। कंपन की आवृत्ति जितनी कम हो जाएगी, जो उसकी तारता है वो क्या हो जाएगी, उतनी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉल्स आंसर हो जाएगा। चा में दे रखा है, कह रहा है अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। बिल्कुल गलत है। अवांछित या अप्रिय ध्वनि को हम लोग शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर। संगीत का होता है मधुर या फिर प्रिय ध्वनि। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संगीत। और अवांछित या अप्रिय ध्वनि को कहते हैं शोर कहते हैं। छा का ऑप्शन दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, चा वाला। छा में दे रखा है, ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे? ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, आंशिक श्रवण अशक्तता, यानी सुनने की क्षमता में हमारी कमी हो सकती है, ये उत्पन्न कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण क्या, हमारे सुनने की क्षमता में कमी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 में रखा है, उचित शब्दों को द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पढ़ते हैं हम लोग, किसी वस्तु द्वारा
एक दोलन को पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? सबसे पहले दोलनों की संख्या से कहती है वो आवृत्ति। अब यहाँ पे पूछा है कि दोलनों द्वारा लिया गया समय क्या होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं आवर्त काल। ठीक है। खा में ऑप्शन दे रखा है प्रबलता कंपन के डैश से निर्धारित की जाती है, तो उसका होता है आयाम से निर्धारित की जाती है। किससे? कंपन जो है उसका आयाम कितना है, उससे हम लोग बताते हैं कि एक कैसा प्रबल कंपन है या फिर हल्का कंपन है। गाँव में ऑप्शन दे रखा है आवृत्ति का मात्रा क्या होता है, जिसे हम लोग हर्ट्ज कहते हैं। आप लोगों ने ऊपर देखा होगा, इसमें कहता है यहाँ पे गाँव वाला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज था ना, 20 से लेकर 20 हर्ट्ज। तो यही पूछ रहा है कि उसका मात्रा क्या है, उसे हम लोग किस में मापते हैं, तो आवृत्ति का मात्रा क्या है, हर्ट्ज से, HZ। ठीक है। घा में ऑप्शन रखा है अवांछित ध्वनि को डैश कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन बताया क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। अड़ा का ऑप्शन रखा है ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की डैश से निर्धारित की जाती है, तो ध्वनि की जो तीक्ष्णता होती है ना, कि ध्वनि कितनी तेज़ है कितनी हल्की है, हम लोग उसकी कंपन की आवृत्ति से बताते हैं। किससे? कंपनों में किससे बताते हैं, आवृत्ति से निर्धारित की जाती है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा हो गया। अगले में दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 5, एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को क्या दिया है, 4 सेकंड दिए गए हैं और कितनी बार करता है, 40 बार। तो आप लोगों से पूछता मैं कि 1 सेकंड में कितनी बार करेगा, 1 सेकंड में 10 बार। अच्छा, आप ये बताओ कि अगर एक दोलन पूरा करने में उसे 10 सेकंड लगते हैं, तो एक सेकंड में अगर वो 10 बार दोलन करता है, 1 सेकंड में 10 बार, ठीक है, 1 सेकंड में क्या है, कोई चीज़ 10 बार हिलती है, तो उसे एक बार हिलने में कितना समय लगा, 1 सेकंड के अंदर वो 10 बार हिल गई, तो एक बार वो कितने समय में हिल गई, तो होगा 0.1 सेकंड। ठीक है। 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, डन। 1 सेकंड का 10वें हिस्से में वो एक बार हिली होगी, तो जो उसका 1 सेकंड का जो 10वां हिस्सा होगा 0.1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका आवर्तकाल। ठीक। अब उत्तर पढ़ लो आप लोग। देखा आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, तो 40 दोलन पूरा करने में लगा समय 4 सेकंड था, हमें निकालना है कि एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगा, तो एक दोलन को पूरा करने में लगा समय बराबर 4/40, यानी 1/10, 4 से काटने के बाद तो क्या हो जाएगा, 0.1 सेकंड। अच्छा, आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति होती है कि वो उसे 1 सेकंड में कितनी बार हिला, ये आवृत्ति हो गई। और एक बार हिलने में कितना समय लगा, ये हो गया आवर्तकाल। एक बार हिलने में कितना समय लगा, 0.1 सेकंड। अच्छा, 1 सेकंड में कितनी बार हिला था, 10 बार, तो वही क्या हो जाएगा, इसकी आवृत्ति हो जाएगी। अच्छा, पढ़ते हैं आप लोग उत्तर आगे। आवृत्ति 4 सेकंड में होने वाली दोनों की संख्या 40, 1 सेकंड में होने वाली दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40/4 यानी 10, तो इसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 10, और आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 0.1 सेकंड। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड के औसत की दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, कंपन का आवर्तकाल कितना है? सीधा सिंपल सा आवर्तकाल पूछा है, कह रहा है कि 1 सेकंड प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में, तो 500 बार हिलता है 1 सेकंड में। हमसे पूछा कि एक बार हिलने में कितना समय मिलेगा, तो सिंपल सा है, एक कंपन करने में लगता समय कितना है, 1/500, 1/500 सेकंड। जब से आप लोग काटेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो आप लोगों को पता लगेगा कि 0.002 सेकंड जो है समय लगेगा एक कंपन पूरा करने में। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। यानी जब कोई कंपन होगा तो वहाँ से क्या है, ध्वनि निकलती है। अब इन अलग अलग वाद्य यंत्र में क्या होता है, अलग अलग होती है। जैसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर का में देखा है ढोलक। ढोलक में क्या होता है, झिल्ली तनी भी होती है, उससे जब लोग मारते हैं पीटते हैं तो वहाँ से क्या आवाज़ निकलती है, तो उसका क्या होगा, तनित झिल्ली। खा में क्या है, सितार। सितार में क्या होता है, तार लगे होते हैं वायर, तो उन तारों में जब लोग अपने हाथ फेरते हैं तो वहाँ से क्या ध्वनि निकलती है। अच्छा, गाँव में क्या है, बाँसुरी। बाँसुरी में क्या होता है, हम लोग हवा मारते हैं, तो हवा का जो रास्ता होगा वही क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार दोबारा से देख लेते हैं। निम्नलिखित वाद्य यंत्र में उस भाग को पहचानें जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होते हैं। ढोलक में कंपित होती है एक तनी हुई झिल्ली, जैसा कि आप लोग साइड में देख सकते हैं। सितार में होते हैं तार लगे हुए, तो वो कंपन होते हैं। और बाँसुरी में क्या होता है, वायु स्तंभ। वायु स्तंभ का मतलब होता है जो हमारी हवा होती है ना, वो जिस रास्ते से निकलती है वो रास्ते से कंपन होते हुए जाती है, तो वायु स्तंभ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर गा का सही आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया, कितने क्वेश्चन है टोटल, इसमें टोटल हमारे 13 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे क्वेश्चन नंबर 8, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। आइए पहले इसका आंसर पढ़ते हैं। शोर अप्रिय या अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं, मतलब जो हमें पसंद ना हो और जो हमें चाहिए भी ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। संगीत सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं, मतलब जिसमें एकदम लयबद्ध तरीके से ध्वनि आती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संगीत कहते हैं। ये सुखद होती है। आप इसका अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो उसका आंसर है हाँ, संगीत भी कभी कभी शोर बन जाता है। यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, शोर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा है, वो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाई है, मतलब वो सारी चीज़ें बतानी है जहाँ से ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। उत्तर में देखा है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है वाहनों की ध्वनियाँ, ठीक है। दूसरा है विस्फोट यानी पटाखों का फटना, ठीक है। तीसरा है मशीनें। चौथा लाउड स्पीकर। चौथा है वातानुकूलक। वातानुकूलक मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से बहुत तेज आवाज़ आ रही हो।
छठा है कूलर, कूलर में भी आवाज़ आती है। और चौथा है ऊंची आवाज़, यानी ऊंची आवाज़ में चलता हुआ रेडियो को या फिर कोई चिल्ला रहा हो, टीवी चल रहा हो, वो सब भी क्या होते हैं, शोर में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। बोला गया कि अगर ध्वनि प्रदूषण से हानिकारक जो होती है उसके क्या क्या मतलब किस तरह से वो बताएं। तो उत्तर देख लेते हैं इसका। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए निम्नलिखित प्रकार से हानिकारक है। पहला ऑप्शन दे रखा है, इससे अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, यानी इससे क्या है, इंसान के स्वास्थ्य पर खतरनाक असर पड़ सकता है, जैसे कि अनिद्रा यानी नींद ना आना, तनाव बढ़ना, चिंता होना, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर इत्यादि यानी आदि। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, व्यक्ति को सुनने की क्षमता में अस्थायी या स्थायी रूप से कम हो जाती है, यानी हो सकता है कभी कभी ये तभी जो है ऊँचा मतलब ना सुन पाए, उसकी सुनने की क्षमता में कमी हो जाए। ये अस्थायी यानी हो सकता है कुछ समय के लिए उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाए, या फिर परमानेंट उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाए, इसे कहते हैं अस्थायी या फिर स्थायी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं, उन्हें एक मकान सड़क के किनारे तथा दूसरा सड़क से 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव किया गया है। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप लोगों के माता पिता को 2 मकान खरीदने की ऑफर दिया जाए, एक है मेन रोड पर और एक है गली में, तो आप लोगों ने कौन सा जो है सुझाव देंगे। हकीकत पता है क्या है, अपने क्वेश्चन पे आंसर में चले जाना, पहले मैं जब बता रहा हूँ समझो। अगर आप लोगों के माता पिता गली में मकान खरीदते हैं और रोड पर खरीदते हैं, तो साइड से बात है, जो रोड का मकान है उसकी कीमत ज़्यादा होगी और आने वाले वैल्यू भी उसकी जो है कीमत ज़्यादा बढ़ेगी। तो कोई भी समझदार आदमी जो है वो गली में मकान तो खरीद देगा नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे बताना है ध्वनि के कॉन्सेप्ट से कि ध्वनि पे वहाँ पे क्या होता है, रोड वाले मकान पे क्या होता है, गाड़ी निकलती है तो अक्सर जो है शोर ज़्यादा होता है। अगर हम ध्वनि और शोर शराबे को कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे यानी इस चैप्टर के हिसाब से, तो हमें यह बताना है कि हमें उन्हें मौका देंगे कि हम उनसे बोलेंगे कि आप जो है गली के अंदर का मकान खरीदें, जहाँ पर जो है प्रदूषण की आवाज़ कम आएगी, और बाहर रोड पर जो है ना खरीदें, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रदूषण की आवाज़ ज़्यादा आएगी, जिससे हमारे कान भी ख़राब हो सकता है। उसका उत्तर पढ़ लेते हैं। अगर हमारे माता पिता के पास 2 तरह के मकानों का चुनाव करने का मौका है, तो हम अपने माता पिता की सड़क से 3 गली छोड़कर बना मकान खरीदने का प्रस्ताव देंगे। इस मकान में ध्वनि प्रदूषण दूसरे मकानों के मुकाबले काफ़ी कम होगा, क्योंकि सड़क के किनारे मकान में वाहनों की ध्वनियाँ आदि सुनाई देती हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो जाती है, वही मैंने बताया, कान खराब तथा सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे बने मकान में वायु प्रदूषण भी काफ़ी अधिक होता है, इसलिए हम सड़क के 3 गली छोड़कर बना मकान ही उत्तम है। इस क्वेश्चन के हिसाब से तो यही है कि आप लोगों को क्या बताना है, प्रदूषण बढ़ जाएगा, वायु प्रदूषण भी होगा और ध्वनि प्रदूषण भी होगा। तो हम लोग एक है कि सलाह देंगे कि वो सड़क से अंदर 3 गली मकान खरीदें। ठीक है, जबकि हकीकत में अगर तुम बोलोगे तो मार पड़ जाएगी, लेकिन तुम खरीदेंगे रोड की, क्योंकि उसकी वैल्यू जाने वाले टाइम में पड़ेगी। 12वां क्वेश्चन है, मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाइए, इससे कार्य करने में अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो हमें बताना है कि हमारा गला है जहाँ से हमें आवाज़ निकल रही है, आप लोग जो सुन रहे हैं ये भी मेरे गले से आवाज़ निकल रही है। आप लोग कुछ बोलते हैं तो वो आप लोगों के गले से आवाज़ निकलती है। तो ये बोला गया है कि मानव जो गले का जो है वो चित्र बनाना है। तो ये चित्र साइड में आप लोग देख ही सकते हैं। और पूछा गया है काम कैसे करता है, पूरा भाई डिटेल है, समझाओ। तो उत्तर दे रखा है, मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र का, या वाक्य यंत्र कहते हैं जहाँ हमारे गले के नीचे की हड्डी है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंठ भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्वनि जो है कैसे निकलती है, वाक्य यंत्र या फिर कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। वाक्य यंत्र यानी कंठ है क्या, श्वसन नली के ऊपर ऊपरी सिरे पर होता है। ठीक है, वाक्य यंत्र जो है यानी कंठ, श्वसन नली जो सांस की नली है उसके ऊपरी वाले सिरे पर होता है। वाक्य यंत्र के आर पर 2 वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं, यानी इसके दोनों साइड में क्या तनित होते हैं, तने भी होते हैं वाक तंतु। ठीक है, जो आपस में क्या है कंपन हो उनसे, और उनसे जब भी हवा निकले तो कंपन हो, जिससे क्या आवाज़ बने। ठीक है, उनके बीच से वायु निकलने के लिए संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए या पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार उस वाक ध्वनि से भिन्न होता है जो ढीले और मोटे तंतु होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो तंतु तो होते हैं वाक कंठ के अंदर, वो ढीले या चौड़ेंगे, उसके हिसाब से हमारी ध्वनि निकलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा आकाश में तड़ित यानी आकाश में जो गरज तड़ित यानी जो बिजली चमकती है, जो गरजती है उसे, तथा मेघार्जन, तड़ित मतलब बिजली चमकना और मेघ गर्जन मतलब बादलों का गरजना। ठीक है, आकाश में तड़ित या फिर तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर हमसे समान दूरी पर घटित होती है, यानी हमसे तो बराबर दूरी है वो आसमान में जितनी भी ऊपर है, हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? तो आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन आप लोग के पेपर 100% आएगा, चाहे आपका बोर्ड हो कोई सा भी हो, ये पेपर आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पूछता है कि जो आसमान में बिजली चमकती है, जो तड़ित होती है, तड़ित उसे कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, ये साइंटिफिक भाषा भी बहुत अजीब है, इंग्लिश में तो लाइटिंग कहते हैं। ठीक है, या फिर जो साउंड होते हैं क्लाउड साउंड यानी मेघार्जन, तो दोनों के हमें जो ऊपर तो आसमान में एक ही समय पर होते हैं दोनों, जब बिजली चमकती जब भी जो है वो बादल भी गरजेंगे।
एक ही समय पर होने के बावजूद हमें जो है वो अलग अलग कैसे सुनाई देता है। तो इसका सही आंसर पहले आप लोगों को समझना है, फिर हम लोग को पढ़ना है। देखो जो बिजली चमकती है ना, तो उस यानी वो क्या है, रोशनी होती है। रोशनी की ना एक स्पीड होती है, और जो ध्वनि यानी जो आवाज़ सुनाई देती है उसकी भी एक स्पीड होती है। तो जो रोशनी की स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा है जो साउंड स्पीड करता है उससे। तो क्या होता है, जो हवा में जब साउंड मतलब रोशनी जो आती है उसकी स्पीड होती है करीब 3 × 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकंड, यानी 3000 किलोमीटर 3000 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर चल सकती है। लेकिन ध्वनि की चाल क्या होती है, इससे कम होती है। यही कारण है कि जो लाइट की चाल ज़्यादा हो तो हमारे पास पहले पहुंच जाएगी हमारे पास तक, और जो आवाज़ है उसकी चाल जो है वो कम है, तो क्या धीरे धीरे हमारे पास थोड़ी देर बाद आता है। अब अंतर पढ़ लेते हैं। आकाश में तड़ित तथा मेघगर्जन की घटना एक समय पर तथा हमेशा समान दूरी पर घटित होती है। फिर भी हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघगर्जन बाद में सुनाई देते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा होती है। ध्वनि की चाल से अधिक होती है। यही बस आपको सिंपल लिखना है, प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल से, इसलिए हमें पहले तड़ित दिखाई देती है, बाद में मेघगर्जन, बात खत्म। आगे बढ़ लेते हैं। इसका कारण ये है कि प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए हमें आवाज़ सुनाई देने से पहले दिखाई देती है। किसकी? बिजली की। ठीक है, तो ये हो गया हमारे चैप्टर नंबर 10 जो कि आज हम लोगों ने पूरा करा 8 मिनट के अंदर। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, और अगर और भी चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाले समय में और भी ज़्यादा चैप्टर जो है आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलने वाले हैं। अभी क्लास 8 चलिए, फिर 9th पे आएगी, 10th पे आएगा। आप लोगों को जो है सभी का अगर सहयोग चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।